हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र को। यानी अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी इस दर्पण सूत्र को हम सिद्ध करने वाले अवतल दर्पण में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए और जब परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे आसानी से बन जाए। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यह पूछा जाता है। तो यह वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम बना लिए एक अवतल दर्पण को। अब देखिए, जब भी अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना रहता है तब हम वस्तु को रखते हैं कहाँ? प्रधान अक्ष पर हम रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, प्रधान अक्ष बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रधान अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रधान अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। अब हम फोकस और वक्रता केंद्र को बना लेते हैं। इतना दूर पर हम डाल देते हैं फोकस। देखिए, जितना दूर पर हम ध्रुव से फोकस डालेंगे फिर उतना दूर पर से ही फोकस से वक्रता केंद्र को डालेंगे। तो आप नाप करके अच्छा से डाल लीजिएगा। तो यहाँ हमने डाल दिया फोकस, यहाँ पर हमने डाल दिया वक्रता केंद्र। अब देखिए, वक्रता केंद्र को आगे वाला जितना भी भाग है हमारा उसको हम दर्पण में अनंत कहते हैं। दर्पण में अनंत का मतलब ये नहीं हुआ कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर या तो 20 करोड़ किलोमीटर दूर। उस दर्पण में अनंत का मतलब हुआ वक्रता केंद्र के आगे अब जितना भाग है सारा हमारा कहलाएगा अनंत। तो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। अब देखिए, वस्तु से प्रतिबिंब कैसे बनता है? वस्तु से हम 2 प्रकाश किरण गुजारते हैं और दोनों प्रकाश किरण हमारा जहां पर मिलता है वहीं पर हमारा बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। अब वस्तु से प्रकाश किरण निकालने का भी देखिए हमारा 4 नियम है। चारों नियम को हम शॉर्टकट में एक बार बता देते हैं। सबसे पहला, अगर हम निकाले प्रकाश किरण को प्रधान अक्ष के समांतर तो दर्पण से परावर्तित होगा तो मुड़ेगा फोकस की दिशा में। एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम, अगर हम निकालते हैं फोकस की दिशा में तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुड़ जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर। दूसरा नियम। तीसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र की दिशा में निकालते हैं तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा जिस पथ पर से आया था। और एक तरीका से और निकाल सकते हैं ध्रुव की दिशा में। अगर ध्रुव की दिशा में निकालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री से आपतित हुआ उतना डिग्री से परावर्तित हो जाएगा। इसी 4 दिशा में हम वस्तु से प्रकाश किरण को निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम प्रकाश किरण निकाल लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर निकाल लिए तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह किरण हमारा किस दिशा में मुड़ जाएगा? फोकस की दिशा में। तो किरण मुड़ जाएगा हमारा किधर? फोकस की दिशा में। किरण मुड़ जाएगा हमारा फोकस की दिशा में। किरण मुड़ गया फोकस की दिशा में। अब देखिए, एक किरण हम निकालते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में। एक किरण को हम निकाल लेते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में। देखिए, जब वक्रता केंद्र की दिशा में निकालेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो सभी चिन्ह को पहले इंगित कर लेना कि किरण किन किन दिशाओं में जा रहा है। तो हम ये प्रधान अक्ष के समांतर गया, दर्पण से परावर्तित हो गया, मुड़ गया फोकस की दिशा में। ये हमारा गया वक्रता केंद्र की दिशा में और दर्पण से परावर्तन के बाद हमारा उसी पथ पर वापस लौट गया। अब देखिए, यहाँ पर हमारा दोनों किरण मिल गया तो यहीं पर हमारा बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ बन गया हमारा वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब जो बना हमारा बना वास्तविक और बना हमारा कैसा? वस्तु की अपेक्षा उल्टा। वास्तविक क्यों बना? कि देखिए, दोनों किरण हमारा मिला है वास्तविक कटान से। दोनों किरण हमारा वास्तविक है, इसीलिए जो प्रतिबिंब बना हमारा कैसा बना? वास्तविक। यहाँ पर बन गया हमारा प्रतिबिंब। अब देखिए, एक कार्तीय चिन्ह परिपाटी एक नियम होता है जिसमें कहता है कि सभी दूरी हम कहाँ से नापेंगे? सभी दूरी को नापेंगे यहाँ से, यानी ध्रुव से। जितना भी दूरी नापना है दर्पण में सब दूरी को कहाँ से नापना है? ध्रुव से। तो सबसे पहले हम सबका नाम रखते हैं। हम दर्पण का नाम देते हैं एम और एन और वस्तु का नाम देते हैं हम ए डैश बी डैश। वस्तु का नाम देते हैं ए बी देते हैं। वस्तु का नाम देते हैं ए और बी। और प्रतिबिंब का नाम देते हैं ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश। अब देखिए,
अब ध्यान से देखिए, हमारा ध्रुव से लेकर के फोकस का दूरी क्या कहला जाएगा, फोकस दूरी। अब ध्यान से देखिए, पहले एक बार कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में हमारा 5 नियम है। पहला नियम कहता है कि सभी दूरी जब भी नापेंगे तो इस बिंदु पर से यानी ध्रुव से नापेंगे। दूसरा कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ये देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा इधर, तो अगर इस दिशा में अगर दूरी नापे तो हम नापेंगे धनात्मक में, यानी वो दूरी हमारा होगा धनात्मक। और आपतित प्रकाश के विपरीत जैसे ही जाएंगे हमारा दूरियां हो जाएगा ऋणात्मक में। ये 3 नियम हो गया। चौथा नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर अगर दूरी मापेंगे तो हमारा होगा धनात्मक, और प्रधान अक्ष के अगर नीचे की ओर मापे तो हमारा दूरी कोचिम होगा ऋणात्मक में। यानी कि आपतित प्रकाश के विपरीत जाएंगे तो हमारा हो जाएगा दूरी ऋणात्मक में। और याद रखना है, सभी दूरी कहाँ से नापेंगे, सभी दूरी नापेंगे ध्रुव से। तो अब देखिए, अगर हम ध्रुव से फोकस के बीच का दूरी नापते तो आपतित प्रकाश के विपरीत आना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा फोकस दूरी यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक में। तो यहाँ पर हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस का एफ। फोकस दूरी को सूचित करते हैं हम छोटी एफ से, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का एफ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया माइनस का एफ। अब देखिए, वस्तु प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और इसमें भी देखिए, ध्रुव से अगर नापे, अगर हम यहाँ से इधर आएंगे तो इसमें भी आपतित प्रकाश के विपरीत आना पड़ेगा, क्योंकि आपतित प्रकाश का दिशा इधर है और हमारे आपतित प्रकाश के विपरीत। तो हमारा प्रतिबिंब दूरी भी किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में। यानी यहाँ से यहाँ तक का लेकर दूरी हो जाएगा माइनस का भी। उसी तरह से हमारा वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच का दूरी हमारा कहलाता है वस्तु दूरी। और इसमें भी देखिए, हमारा आपतित प्रकाश के विपरीत आना पड़ेगा, इसीलिए हमारा वस्तु दूरी भी कोचिम हो जाएगा माइनस में, यानी ऋणात्मक में। तो यहाँ से यहाँ तक का लेकर दूरी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का यू। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया माइनस यू। अब देखिए, एक दूरी और हमारा बच गया। यहाँ हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हमारा फोकस दूरी का दुगुना होता है, इसीलिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2f, क्योंकि वक्रता केंद्र फोकस दूरी का होता है 2 गुना। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लिख सकते हैं माइनस का 2f, माइनस का 2f। देखिए, माइनस क्यों लिखे सभी दूरी में, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरी नापेंगे तो हम दूरी लिखेंगे ऋणात्मक में, और सभी दूरी हम नापेंगे ध्रुव से, पहला याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर एक हम लंब डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिया। इसका नाम धर देते हैं, यहाँ पर क्या नाम रख दे, यस आर रख देते हैं, यस और आर। अब देखिए, सब बिंदु का नामांकन भी हो गया, सारा दूरी नाप लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 5 नंबर लेना है परीक्षा में, तो सबसे पहले कुछ भाषा लिखना है कि हमने चित्र में क्या किया। सबसे पहले हम प्रधान अक्ष पर AB को एक वस्तु रखें जिसे प्रकाश किरण निकला, हमारा दर्पण से परावर्तित हुआ, और दर्पण से परावर्तित के बाद वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बना, जो कि वास्तविक और कैसा उल्टा है। बस इतना कुछ थोड़ा बहुत भाषा लिख देना, 2-4 लाइन, ताकि अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम भाषा लिख लेंगे, हमने क्या क्या किया, देखिए ध्यान से। सबसे पहले प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु रखा, वस्तु से प्रकाश किरण निकल करके दर्पण पर आपतित हुआ, परावर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब A'-B' बना, जो कि वास्तविक और उल्टा है। बस इतना लाइन लिख देता है, और एक दो और लाइन लिख देंगे कि चित्र में P ध्रुव है और हमारा C वक्रता केंद्र है या फोकस है। आप लिखना चाहे तो बहुत लिख सकते हैं, लेकिन 2-4 लाइन काफ़ी है। तो चलिए पहले कुछ भाषा हम लिख लेते हैं। भाषा लिखने से पहले हम एक कोण दर्शा देते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री। देखिए, अगर ये दोनों कोण को देखें, दोनों कोण हमारा क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। ये दोनों कोण भी हमारा कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ भाषा लिख लेते हैं। तो भाषा में क्या लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे कि यमयन एक अवतल दर्पण है। यमयन एक अवतल दर्पण है। यमयन एक अवतल दर्पण है जिसमें यमयन एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है।
और वस्तु से प्रकाश किरण निकल के वस्तु से प्रकाश किरण वस्तु से प्रकाश किरण निकल कर दर्पण से परावर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है जो कि वास्तविक तथा उल्टा है। इतना हम भाषा लिख देंगे कि हमने चित्र में आखिरकार किया है क्या। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, हमको आगे करना क्या है दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए। आप अगर इसको समझ गए तो आपसे दर्पण सूत्र सिद्ध हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए क्या करना है हमको। देखिए, हमको क्या करना है, 4 गो समकोण त्रिभुज चुनना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज यहाँ हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज और चौथा समकोण त्रिभुज। तो हमको करना क्या, सबसे पहला काम करना है पहला समकोण त्रिभुज और दूसरा समकोण त्रिभुज को समरूप करना है। उसी तरह से तीसरा समकोण त्रिभुज और चौथा समकोण त्रिभुज को समरूप करना है। समरूप करने का आप नियम पढ़ चुके होंगे 9 क्लास में भी। समरूप करने का नियम है कि अगर त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज हो जाता है समरूप। और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात होता है बराबर। संगत भुजा का अनुपात बराबर से क्या मतलब हुआ, अगर हमारा त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 समरूप हो जाए तो इसका मतलब होगा इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब का अनुपात, यानी AB और बटा हमारा A डैश B डैश, यानी जो अनुपात ही आएगा ये अनुपात किसके बराबर होगा, BC बटा B डैश C के। यानी लंब बटा लंब बराबर हो जाएगा आधार बटा आधार और बराबर हो जाएगा कर्ण बटा कर्ण। यही मतलब हुआ संगत त्रिभुज के संगत असंगत भुजा का अनुपात बराबर। कब होगा, जब त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा तब संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। यानी लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण बराबर आधार बटा आधार। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, त्रिभुज को समरूप करना है, त्रिभुज 1 और 2 को, और फिर त्रिभुज 3 और 4 को। तो सबसे पहले हम त्रिभुज 1 और 2 को समरूप करने का काम करते हैं। चलिए सबसे पहले त्रिभुज 1 और 2 को समरूप करने का काम करते हैं। त्रिभुज 1 और 2 को, तो देखिए त्रिभुज 1 और 2 का पहले हमको नाम लिख लेना। त्रिभुज 1 का नाम क्या था, त्रिभुज ABC, और त्रिभुज 2 का नाम था त्रिभुज A डैश B डैश C। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। अब आइए, अब मेन काम होगा। अब लिखना त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में हमको क्या करना है, दोनों त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर कर लेना है, जिससे हमारा त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो 2 कोण देखिए इसमें कौन कौन बराबर है, ध्यान से देखिए। एक कोण हमारा 90 डिग्री, इधर भी हमारा एक कोण 90 डिग्री, तो एक कोण तो 90 डिग्री से बराबर हो गया। और एक कोण देखिए हमारा सम्मुख कोण और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो कौन कौन सा त्रिकोण हमारा बराबर हो गया, देखिए कोण ABC और बराबर किसका है, कोण A डैश B डैश C का। ये हमारा कोण हुआ बराबर कैसे, 90 डिग्री से। तो पहला कोण हो गया। और दूसरा कोण हमारा क्या, कोण ACB और बराबर किसका है, कोण A डैश C B डैश का। देखिए हम नाम लिख रहे हैं तो आप लोग चित्र में ध्यान से देखिए कि कौन सा कोण का हम नाम लिख रहे हैं। तो एक दोनों कोण देखिए हमारा कौन सा कोण है, सम्मुख कोण आपस में होता है बराबर। तो इस तरह से हमारा दोनों त्रिभुज में 2 कोण हो गया बराबर। अब उधर हम दोनों कोण का हम नाम लिख लेते हैं। कोण का नाम क्या था, पहला कोण है कोण ABC, किसके बराबर है, इसमें 2 नंबर में कोण A डैश B डैश C का, और हमारा बराबर कैसे है, 90 डिग्री से। तो लिखिए नाम पहले, कोण क्या है, कोण ABC बराबर किसका है, कोण A डैश B डैश C का। और कारण भी लिख देना किस तरह से बराबर हुआ, ये बराबर हुआ हमारा 90 डिग्री से।
और देखिए दूसरा कोण हमारा किस कारण से बराबर है, दूसरा कोण हमारा सम्मुख कोण से बराबर है। कौन सा कोण, ए वाला कोण हमारा, ये जो दिख रहा है ए सी बी, ए सी बी, ये जो कोण दिख रहा है ये हमारा, और दूसरा कोण इस त्रिभुज में 2 नंबर त्रिभुज में कौन सा कोण, कोण ए डैश सी बी डैश, ये किसके कारण बराबर है, हमारा सम्मुख कोण के कारण बराबर है। तो लिखिए नाम इधर, कोण का नाम क्या है फिर से देख लीजिए, ए सी बी और कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी और बराबर किसका है, कोण ए डैश सी बी डैश का। ये हमारा बराबर किससे, सम्मुख कोण से। तो लिख लेना है ब्रैकेट में सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब देखिए जब हमारा त्रिभुज का 2 कोण हो गया बराबर तो हमारा त्रिभुज हो जाता है समरूप, और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो हम यहीं पर इसको मिटाते हैं और यहीं पर लिखते हैं कि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। कौन सा त्रिभुज हो गया, समरूप, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो इसीलिए हम लिखेंगे, आप यहाँ से ऊपर आप आ जाइएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी सी और समरूप, समरूप का चिन्ह होता है, त्रिभुज ए बी सी समरूप किसका हो गया, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। और हमारा समरूप किस नियम से हुआ इसको भी लिख देना है, समरूप हुआ हमारा डबल एंगल से, तो ब्रैकेट में लिख देना डबल एंगल से। अब देखिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात होता है बराबर, यानी लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। तो इसका देखिए लंब क्या है, ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का लंब देखिए ए बी है, और ए डैश बी डैश सी त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और बटा ए डैश बी डैश और बराबर हो जाएगा बी सी और बटा बी डैश सी। तो लिखिए क्या हो जाएगा, इसीलिए, इसीलिए ए बी और बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश और बराबर किसका हो जाएगा, बी सी और बटा हमारा हो जाएगा बी डैश सी का। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए सही लिखे कि नहीं। देखिए ए बी और बटा ए डैश बी डैश, यहाँ देखिए ए बी और बटा ए डैश बी डैश, यानी इसका लंब लिए, अब इसका आधार बी सी और इसका आधार बी डैश सी, यहाँ देखिए बी सी बटा बी डैश सी। अब इसको कर देना समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़िए, अब फिर से त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 है, तो इसको 3 है तो इसको 4 लिखिए, बात बराबर है। तो त्रिभुज 3 और 4 को हमको करना है समरूप। अब फिर से समरूप करने के लिए क्या करना है, 2 कोण आपस में बराबर करेंगे, और 2 कोण आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप, और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा बराबर। तो इसमें देखिए ए वाला कोण और ए वाला जो कोण हमारा दिख रहा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से तो एक कोण बराबर हो गया, और एक कोण देखिए ए वाला कोण और ए वाला जो कोण दिख रहा है दोनों क्या है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो चलिए उसका नाम लिख रहे, अब तो आसान हो गया, एक बार जब समझ गए तो दूसरा भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नाम लिखिए, त्रिभुज का नाम क्या है, 3 नंबर का ए डैश बी डैश एफ, 3 नंबर का नाम क्या है, ए डैश बी डैश एफ, और 4 नंबर वाला का नाम क्या है, एस आर एफ। तो नाम लिखिए त्रिभुज का, पहला त्रिभुज का अब लिखना, अब त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, और तथा त्रिभुज क्या था, तथा त्रिभुज आर एस एफ में, इसमें भी हमारा क्या है, 2 कोण को आपस में करना है बराबर। तो चलिए 2 कोण को आपस में बराबर करते हैं, इधर हम नीचे मिटा लेते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, हम इसको मिटा देते हैं, अब मेरे लिए कोई काम का नहीं है। तो इसमें क्या करना हमको, 2 कोण को आपस में करना बराबर। तो इसमें 2 कोण देखिए कौन सा बराबर है, कोण ए वाला जो कोण हमारा दिख रहा है 90 डिग्री, कोण ए डैश बी डैश एफ, और इधर कोण दिख रहा है एस आर एफ। तो नाम लिखिए कोण ए डैश बी डैश एफ, कोण ए डैश बी डैश एफ, और बराबर किसका है, कोण आर एस एफ का, और ये बराबर हमारा कैसे, 90 डिग्री से। और एक कोण हमारा है सम्मुख कोण, कौन सा, ए डैश एफ वी डैश, और इसमें हमारा एस एफ आर। तो लिखिए नाम त्रिभुज का, कोण का, कोण क्या है, ए डैश एफ वी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश, और बराबर हमारा किसका हो जाएगा, एस एफ आर का, एस एफ आर, एस एफ आर। देखिए जब नाम हम बोलते हैं तो चित्र में देखिए कि कौन सा हम नाम बोल रहे हैं, सम्मुख कोण से, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण से।
ए वाला दोनों कोण हमारा जो था। अब देखिए जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो त्रिभुज फिर से क्या हो जाएगा, समरूप। तो इसीलिए भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप किसका हो जाएगा, त्रिभुज आर एस एफ का। ये भी हमारा किस नियम से समरूप हुआ, डबल एंगल से। ब्रैकेट में लिख देना डबल एंगल से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो फिर से लंब बटा लंब, अब बराबर करना आधार बटा आधार। तो इसका लंब देखिए 3 नंबर का क्या है, 3 4 फिर से हम लिख देते हैं। 3 नंबर का लंब है ए डैश बी डैश, इसका लंब क्या है, एस आर। तो ए डैश बी डैश अब बटा क्या हो जाएगा, एस आर। अब बराबर में इसका आधार देखिए, इसका आधार हमारा है बी डैश एफ और इसका आधार है आर एफ। तो बी डैश एफ क्या हो जाएगा, बी डैश एफ और आर एफ, बी डैश एफ और बटा में हमारा हो जाएगा आर एफ। सही। अब देखिए, अब ध्यान से जब चित्र में आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो हम लिखे हैं क्या, यस आर जो लिखे हैं, यस आर यहाँ से यहाँ तक। अगर आप यस आर को देखें और ए बी को देखें तो दोनों देखिए हमारा आपस में समांतर है और आपस में हमारा बराबर भी है। क्योंकि देखिए अगर चित्र में ध्यान से देखिए ए एस आर बी संरचना को देखिए तो इस संरचना हमारा क्या है, आयत है। और आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर। और हमारा दोनों समांतर भी है और बराबर भी है। तो ए बी किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर। तो हम एस आर के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी। इस एस आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं। तो उधर जो हम एस आर लिखे वहाँ पर हम ए बी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, चलिए एस आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए एस आर के जगह पर लिखते हैं ए बी। एस आर हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी। इसीलिए कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है एस आर के जगह पर ए बी, एस आर के जगह पर ए बी। अब बराबर में क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अब बटा में आर एफ। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्यों हम के, इसका कारण लिख देंगे। चूंकि हमारा एस आर समांतर था ए बी का और हमारा बराबर भी था, एस आर बराबर किसका था, ए बी का, इसीलिए हम किए। अब देखिए ध्यान से, अगर समीकरण नंबर 1 को देखें और समीकरण नंबर इसको देखिए तो देखिए इधर अगर बायां पक्ष में देखें तो क्या हमारा ए बी और बटा ए डैश बी डैश है। और इधर हमारा बायां पक्ष में क्या है, ए बी ए डैश बी डैश और बटा ए बी। अगर हम इस समीकरण को उल्टा कर दे तो हमारा बायां पक्ष मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण जो हमारा ए वाला समीकरण है इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करिए, अगर उल्टा करें तो हमारा इसको क्या करते हैं, ए बी को ऊपर कर देते हैं, ए डैश बी डैश को नीचे कर देते हैं। तो इस पक्ष में भी दायां पक्ष में भी उसी तरह से करेंगे, आर एफ को ऊपर कर देंगे, बी डैश एफ को नीचे कर देंगे। इस तरह से करने से हमको कोई भी गलत मेथड नहीं है, हम इसको उल्टा कर सकते हैं। तो करिए उल्टा, इसको हम क्या करते हैं, ए बी को ऊपर कर देते हैं, ए बी और बटा कर देते हैं ए डैश बी डैश और बराबर में हम क्या करेंगे, इस अब आर एफ को भी ऊपर ले जाएंगे। तो आर एफ और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। अब देखिए इसको कर देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए अगर समीकरण नंबर 1 को देखें और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए दोनों समीकरण को, तो इसमें बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, हमारा बराबर। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, इसका दायां पक्ष हमारा क्या है, बी सी बटा बी डैश सी, बी सी और बटा बी डैश सी। और इसका दायां पक्ष हमारा क्या है, आर एफ बटा बी डैश एफ। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हमको क्या करना है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी लगाना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है सभी दूरी को नापना है ध्रुव से। तो इसमें सबको देखना है कि जो दूरी इसमें है सारा बी सी बी डैश सी आर एफ बी डैश एफ सभी दूरी ध्रुव से है या नहीं। अगर ध्रुव से नहीं है तो सब दूरी को ध्रुव से लिखना है, उसके बाद सबका मान बैठाना है और हल कर देना, हमारा दर्पण सूत्र आ जाएगा। तो देखिए पहला हमारा दूरी क्या है, बी सी। चित्र में आइए, बी सी कहाँ पर है, देखिए बी सी हमारा है कहाँ, ध्यान से देखिए, बी सी
BC देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा BC है। अगर हम इसको लिखना चाहे कहाँ से, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं ध्रुव से, क्योंकि सब दूरी ध्रुव से लिखना है, तो इसको अगर हम PB यहाँ से यहाँ तक PB और माइनस अगर PC कर दें तो हमारा BC नहीं बच जाएगा और हमारा दूरी भी कहाँ से मापा जाएगा, हमारा ध्रुव से, क्योंकि सारा दूरी हमको मापना है ध्रुव से। तो इस BC को हम किस तरह से लिख सकते हैं, PB और अगर माइनस कर दें PC तो हमारा बच जाएगा BC। तो इसको हम BC को किस तरह से लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। BC को किस तरह से लिखेंगे, PB और माइनस PC, PB माइनस PC, PB माइनस PC, PB माइनस PC, PB माइनस PC। इसको किस तरह से लिखेंगे, सॉरी पहले हमको लिख लेना है कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। इस BC को कैसे लिखना है, PC माइनस, सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं चित्र में। इसको किस तरह से लिखना है, PB माइनस PC, PB माइनस PC, PB माइनस PC और बटा फिर हमारा अगला दूरी क्या है, B'C। ध्यान से फिर से चित्र में आइए, B'C कहाँ पर है, B'C देखिए ध्यान से, B'C हमारे यहाँ से यहाँ तक है, B'C। ई वाला हमारा क्या है, B'C। तो अब देखिए इस B'C को हम कैसे ध्रुव से लिखें, अगर हम इसको PC और माइनस अगर PB' कर दे तो हमारा B'C नहीं बच जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर से बताते हैं, हमको क्या लिखना है, B'C को लिखना है। तो अगर देखिए B'C को हम किस तरह से लिखते हैं, इस PC में पूरा में अगर PB' घटा देते हैं तो हमारा बच जाएगा B'C। तो किस तरह से लिखेंगे B'C को, PC और माइनस PB', PC और माइनस PB', PC माइनस PB', PC माइनस PB', PC और माइनस PB' बराबर। अब देखिए आरएफ हमारा कहाँ से, देखिए ध्यान से, आरएफ यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, आरएफ। अब एक बात आपको हम ध्यान से बताते हैं, आरएफ जो हमारा दिख रहा है तो हमारा ध्रुव से है नहीं। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा बिंदु आर है, दर्पण का जो द्वारक रहता है बहुत ही अल्प रहता है, यानी बिंदु आर लगभग रहता है बिंदु पी के पास, यानी बिंदु पी के पास रहता है कौन सा, बिंदु आर, यानी दोनों बहुत ही निकटतम होता है। यानी इस तरह से कह सकते हैं बिंदु आर बिंदु पी पे ही रहता है, क्योंकि दर्पण का रियल में अगर देखिएगा इसमें फर्क दिख रहा है, लेकिन रियल में दर्पण में का जो द्वारक रहता है बहुत ही छोटा रहता है, इसीलिए बिंदु आर हमारा बिंदु पी के पास रहता है, तो पी पर रहता है। तो इसीलिए हम बिंदु आर के जगह पर हम बिंदु पी लिख सकते हैं। तो चित्र में यहाँ पर देखिए क्या था, जहाँ पर हमारा आर एफ लिखा हुआ वहाँ पर हम लिख देंगे क्या, पी एफ। आर एफ के जगह क्या लिख देंगे, पी एफ। आर एफ के जगह पर लिख देंगे हम पी एफ। यहाँ पर आर एफ के जगह पर हम क्या लिख देंगे, पी एफ। यहाँ पर हम लिख देंगे पी एफ। अब देखिए इसका हम कारण लिख देंगे ब्रैकेट में, इसका कारण हम लिख देते हैं, चूंकि दर्पण का अल्प द्वारक के कारण, अल्प द्वारक के कारण, अल्प द्वारक के कारण, अल्प द्वारक के कारण बिंदु जो हमारा आर था किसके आसपास रहेगा, बिंदु आर हमारा रहेगा किसके आसपास, बिंदु आर हमारा नज़दीक रहता है बिंदु पी के नज़दीक। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए आर के जगह पे, आर के जगह पे, आर के जगह पे पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा दूरी है क्या, बी डैश एफ। वी डैश एफ, वी डैश एफ कहाँ है चित्र में, देखिए ध्यान से, बी डैश एफ यहाँ से लेकर के हमारा है बी डैश एफ। इस दूरी को हम ध्रुव से किस तरह से लिखेंगे, अगर हम पी बी डैश में पी एफ घटा दे तो हमारा क्या बच जाएगा, बी डैश एफ। तो कैसे लिखेंगे, पी बी डैश और माइनस पी एफ, पी बी डैश 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 और माइनस पी एफ। अब देखिए सारा दूरी हमारा ध्रुव से मापा गया।
तो अब हम सबका मान बैठा देंगे। देखिए ये जो हम काम किए इसको अगर आप एक स्टेप ऊपर पहले ही कर लेते तो इस तरह से इतना लंबा चौड़ा होता नहीं। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो पहले ही कार्य चिन्ह परिपाटी लगाने से पहले इस स्टेप को आप एक लाइन पहले ऊपर ही कर लीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। हम पहले करना भूल गए इसीलिए हम बाद में किए। तो आप इस लाइन को यानी इस स्टेप को आप पहले एक लाइन ऊपर यानी कार्य चिन्ह परिपाटी लगाने से पहले ही कर लीजिएगा। तो अब देखिए सारा दूरी हमारा ध्रुव से मापा गया। अब सब का हम मान बैठाएंगे और हल कर लेंगे। तो सब का आप मान बैठाइए। देखिए पीवी का मान है क्या, चित्र में देखिए पीवी का मान हमारा क्या है, पीवी का मान हमारा क्या है, माइनस का यू। पीवी का मान है माइनस का यू। पीवी का मान क्या है हमारा, माइनस का यू। पीवी का मान है माइनस यू माइनस पीसी का मान हमारा क्या है, पीसी का मान हमारा माइनस का 2f। पीसी का मान है माइनस 2f। पीसी का मान है माइनस 2f वटा पीसी का मान क्या है, माइनस का 2f। पीवी डैश का मान क्या है, देखिए पीवी डैश का मान हमारा है माइनस का भी। तो माइनस का भी बराबर पीएफ का मान हमारा क्या है, पीएफ का मान हमारा माइनस का एफ। और पीवी डैश का मान क्या है, माइनस का भी। और पीएफ का मान क्या है हमारा, माइनस का एफ। अब यहाँ से हम हल करेंगे यानी तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसको हम मिटाते हैं यहाँ से यहाँ तक हम मिटाते हैं, क्योंकि हमारा अब इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हम देते हैं मिटा। आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे ध्यान से क्या करते हैं। अब देखिए तिरछा तिरछी हम यहाँ से गुना करेंगे, यानी तिरछा इस तरह से क्रॉसिंग गुना। तो करिए तिरछा तिरछी गुना। तो अगर देखिए ध्यान से माइनस यू का गुना करते हैं माइनस बी और माइनस एफ से। तो यहाँ देखिए माइनस यू और गुना माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू भी। दूसरा ध्यान से देखिए माइनस का यू। अब देखिए ये जो माइनस माइनस है हमारा पहले हो गया क्या, प्लस। अब यहाँ आ गया माइनस, अब यहाँ हो गया माइनस माइनस से प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और हमारा u और गुना एफ क्या हो जाएगा, यू एफ। माइनस का यू एफ, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा ध्यान से देखिए ये हमारा 2f है प्लस में। अब इससे गुना करिए तो 2f और गुना माइनस भी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, और 2f गुना भी हमारा हो जाएगा 2vf। अब हमारे देखिए यहाँ हमारा है माइनस माइनस क्या है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। तो प्लस गुना प्लस तो प्लस होगा, और 2f और गुना f हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर, प्लस में 2f स्क्वायर। और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब इधर गुना करना है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और हमारा 2f और गुना f क्या हो जाएगा, 2f का स्क्वायर। और हमारा माइनस माइनस ध्यान से देखिए प्लस, और प्लस गुना माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और v गुना f हमारा हो जाएगा vf। अब देखिए ध्यान से यहाँ 2f स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी 2f स्क्वायर प्लस में, तो कट गया 2f स्क्वायर। अब बच क्या गया, uv माइनस uf और माइनस 2vf। अब देखिए इस माइनस vf को इधर लाएंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा vf, और बराबर में बच जाएगा 0। अब बच गया क्या, uv माइनस uf और माइनस 2vf और प्लस का vf, क्या बच जाएगा, vf, और बराबर में 0। अब देखिए हमारा कहीं भी नहीं दिख रहा है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र को लाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण के दायां एवं बायां दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, UVF से भागा लगा देंगे। किससे, UVF से भागा। तो लिखेंगे समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर। तो समीकरण के दोनों ओर हम UVF से भाग लगाते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, UV, इसमें भी UVF से भागा। अब माइनस का है UF, इसमें भी UVF से भाग, और माइनस का VF, इसमें भी UVF से भाग, बराबर में 0, इसमें भी UVF से भाग। यानी दोनों तरफ लगेंगे, दायां और बायां दोनों पक्ष में। तो यहाँ से देखिए UV कट गया एक बार में, UF और UF कट गया एक बार में,
वी एफ और वी एफ कट गया एक बार में, और हमारा बच क्या गया 1/f माइनस का 1/v माइनस का 1/u, और बराबर में यहाँ भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इस दोनों माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो क्या में चल जाएगा प्लस में, तो 1/f बराबर क्या बच जाएगा 1/v और प्लस 1/u। सिद्ध हो गया हमारा दर्पण सूत्र, हमारा हो गया प्रूव्ड।